नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे यशपाल द्वारा लिखित कहानी पर्दा का, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया, यह जो कहानी है बच्चों, वह मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं और उनके जीवन की यथार्थता को प्रस्तुत करती है। और इस कहानी की मूल संवेदना पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। किस उद्देश्य से ये कहानी लिखी गई है, इस पर भी हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हम कहानी का पठन कर रहे थे बच्चों, और कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि कहानी का जो मुख्य पात्र है चौधरी पीरबक्श, उनके दादा और पिता तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन चौधरी पीरबक्श के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार गिरती चली जाती है। परिवार में सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। वो जिस बस्ती में रहते हैं चौधरी पीरबक्श, वहाँ के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, सब उन्हें सम्मान भी देते हैं। और घर की इज्जत और मान मर्यादा की रक्षा के लिए देखिए, चौधरी साहब ने ड्यूटी पर पुरानी जो है पर्दा लटका रखा है, ताकि घर के जो अंदरूनी हालात है, जो आर्थिक स्थिति है, उसका पता किसी भी व्यक्ति को नहीं चले। कहानी में आइए बच्चों, हम आगे अध्ययन करते हैं। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबक्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो, घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। तो देखिए बच्चों, चौधरी पीरबक्श के घर की जो हालात है, जो आर्थिक स्थिति है, वो किस कदर है, किस तरह से वो आर्थिक तंगी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, यह आपको मालूम चल रहा होगा। मोहल्ले में चौधरी पीरबक्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी से किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। तो देखिए बच्चों, घर का पर्दा फट जाता है। अब जो उनके पास में जो पुरानी दरी है, उसी को दरवाजे पर लटकाया जाता है। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी या काहे खराब करोगे, बाजार से लाट टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरबक्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिलता था। हंसकर बोले, होने दो क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से
कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे से जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह पर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। तो देखिए बच्चों, चौधरी पीर बख्श साहब की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। घर की औरतों को पहनने के लिए जो वस्त्र है वो भी फट चुके हैं, लेकिन नए वस्त्र खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। घर का पर्दा तक फट जाता है तो पुरानी जो दरी होती है उसको दरवाजे पर टांग दिया जाता है, घर की आबरू बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, ताकि किसी बाहरी व्यक्ति को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता न चले। चीज़ें भी गिरवी रखी जाने लगती है और कर्ज भी वो अब लेने लगते हैं। बबर अली खां का रोज़गार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचोवल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। चौधरी साहब को डर लगता कि अगर इनकी किश्त नहीं दे पाऊंगा और इनका कर्ज अगर अदा नहीं कर पाया तो अली खां मेरे साथ क्या करेंगे, यह सोचकर वे घबरा जाते थे। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्ते के लिए उन्होंने उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कमी पैसे की, सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये ही हिसाब से निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चोराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल कर सब लोग कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार उनकी
जईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच उठी। धड़कते हुए हृदय से वे कहते कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा कर देगा। तो देखिए खान जो है वो उसको धमकी देता है चौधरी पीरबख्श को कि अगर उसके कर्ज का जो पैसा है वो उन्होंने नहीं चुकाया तो वो उसे चेतावनी देता है। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कोड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। तो यानी देखिए बच्चों, जब चौधरी साहब जो है वो किसी और से भी पैसा मांगते तो वो भी उन्हें मना करने लगे। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योडी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर गया, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। तो देखिए पीछे से खान चौधरी साहब के घर आए थे और उनकी बीवी को जो है वो धमकी देकर गए थे, उनकी बेगम को धमकी देकर गए थे कि अगर रुपया नहीं लौटाया तो वह उसकी खाल उतार कर रख देगा। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। घबरा गए चौधरी साहब। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था, पैसा नहीं देने का वास्ते, और कह रहा था पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीरबख्श के पुरखा के नाम निकल गई। इस भयंकर आपात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफजादा कैसे बनता है? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी तो दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीरबख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच दे। खान
और आग हो गया और गुस्से में हो गया और कहने लगा, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, हम तुम्हारा क्या दुआ करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने ड्योडी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योडी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों की शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फिर ली। उस नाग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक के पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहो बिला कहा और असफल लौट गया। घर से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योडी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। यानी अब पर्दा वापस लटकाने का कोई फायदा नहीं रह गया था। घर की जो तंग हालत थी उससे अब सब परिचित हो चुके थे। घर की औरतें जिनके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे वे भी अब लोगों ने देख लिए थे। तो यानी जिस इज्जत को बचाने के लिए वह पर्दा टांगा गया था, लटकाया गया था, वह इज्जत अब सबके सामने आ चुकी थी। घर की जो तंग हालत है उससे अब सब परिचित हो गए थे। तो देखिए बच्चों, यह जो कहानी है वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की सोच से जुड़ी हुई है, उसकी मानसिकता को प्रकट करती है। किस मानसिक पीड़ा में एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीता है, कैसे वह बनावटीपन का जीवन जीता है, उसके लिए घर की इज्जत आबरू क्या मायने रखती है। उस विडंबना को, मध्यम वर्गीय जीवन की यथार्थता को ही इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी के पठन के बाद आपको इस कहानी का उद्देश्य और इसमें व्यक्त संदेश अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ देखिए बच्चों, पर्दा कहानी अब समाप्त होती है। धन्यवाद।